नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में चर्चा में रहने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो प्लेस होते हैं उन पर चर्चा करते हैं और मानचित्र के माध्यम से उनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थितियां होती हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा मई माह में होने वाले 3 यूरोपीय देशों की यात्रा की। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा है ये बड़े ही महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के द्वारा किया जा रहा है। तो देखेंगे कि आखिर भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इन 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर कौन से देशों की यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा की जाने वाली है। तो ये 3 देश हैं, क्रोएशिया है, नॉर्वे है और नीदरलैंड है। तो इन 3 देशों के बारे में डिटेल से हम जानेंगे, इनसे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण भौगोलिक जो अवस्थितियां होंगी उनके बारे में, और इसके अलावा अन्य जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर सबसे पहली बार की ये जो यात्रा है भारतीय प्रधानमंत्री की ये क्यों चर्चा में है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो 3 यूरोपीय देशों की जो यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है इसमें कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। और भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं इनके द्वारा इसी मई महीने में 3 यूरोपीय जो देश हैं, जिसमें अगर देखेंगे तो इन तीनों देशों की जो यात्रा है वो की जा सकती है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर इन 3 देशों की जो यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री करेंगे इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही जा रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि मुख्य जो भारतीय प्रधानमंत्री के इस यात्रा का जो उद्देश्य है। अगर यात्रा के उद्देश्य की हम बात करें कि किस उद्देश्य से भारतीय प्रधानमंत्री इन 3 देशों की यात्रा करने जा रहे हैं, तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है मुक्त व्यापार समझौता। ये आपको ध्यान देना है। इस समझौते को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है ये हो रही है। और इसी दौरान जो भारतीय प्रधानमंत्री है वो 3 यूरोपीय जो देश हैं उनकी यात्रा कर सकते हैं। कहाँ कहाँ की? तो क्रोएशिया की, नॉर्वे की और नीदरलैंड की। 3 जो ये देश हैं इनकी यात्रा होगी। खास तौर पे जो नॉर्वे है, नॉर्वे में जो तीसरा भारतीय जो नार्डिक शिखर सम्मेलन है, इसमें अगर देखें जो प्रधानमंत्री है भारत के, ये भारतीय जो नार्डिक शिखर सम्मेलन है उसमें भी क्या करेंगे, प्रधानमंत्री भाग लेंगे। तो ये भी एक चर्चा का विषय है। और नवीकरणीय ऊर्जा और जो भी उच्च तकनीक है उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो नीदरलैंड है ये भी चर्चा में है, क्योंकि नीदरलैंड में सेमीकंडक्टर के सहयोग पर भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। तो नीदरलैंड में जो पीएम है ये क्या कर सकते हैं, तो जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं ये जो पीएम मोदी हैं ये क्या कर सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है उस कंडक्टर पे क्या होंगे कि प्रधानमंत्री की कुछ महत्वपूर्ण जो चर्चाएं हैं वो हो सकती हैं, उन पर फोकस्ड जो डायलॉग हो सकते हैं। इस कारण से ये जो यात्रा है खास तौर पे चर्चा में है। इसमें थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, भारत नार्डिक जो शिखर सम्मेलन है इसमें जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो भाग लेंगे। और ये जो शिखर सम्मेलन है ये 5 नार्डिक देशों का देखें तो एक तरह से समूह है, और इनके द्वारा ये सम्मेलन होता है जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क ये सभी क्या है इसके महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि शामिल जो महत्वपूर्ण, इसमें आइसलैंड भी शामिल है। तो ये एक तरह से ये 5 देशों का क्या है एक ग्रुप्स है। और इसमें देखें तो जो भारत है, भारत के साथ डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के जो नेता है उनको एक साथ इस मंच पे लाता है और इस पर कई सारी जो डिबेट हैं वो होती हैं, अलग अलग विषयों पर होती हैं। और इस बार इस शिखर सम्मेलन में देखें तो कुछ जो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा हो सकती है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि कह सकते हैं कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर खास तौर पे बातचीत हो सकती है इस बार के इस भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में। इसके अलावा जो उच्च तकनीक है उस पर भी बात होने की चर्चा काफ़ी
गर्मजोशी से सुनने में आ रही है और कई सारे जो क्षेत्र हैं उन पर जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, उससे जुड़ी हुई कुछ घोषणाएं इस नार्डिक शिखर सम्मेलन में देखने को मिल सकती हैं। अब एक दो महत्वपूर्ण जो इससे तथ्य है कि जो नार्डिक शिखर सम्मेलन है, इसका जो इस शिखर सम्मेलन का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, जो सबसे फर्स्ट जो नार्डिक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो स्वीडन देश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो वो कहाँ पर हुआ था, इस स्वीडन देश में हुआ था जो पहला जो आयोजन है। और ये कब हुआ था, तो इसका जो आयोजन है, सबसे पहला नार्डिक जो शिखर सम्मेलन है वो 2018 में हुआ था। इसके बाद इसका जो दूसरा हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर जो डेनमार्क है, तो दूसरा जो नार्डिक शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो डेनमार्क में हुआ था। इसके बाद देखें तो 2022 के शिखर सम्मेलन में महामारी के बाद देखें तो आर्थिक जो सुधार है, जलवायु जो परिवर्तन है, सतत विकास है, नवाचार, डिजिटलीकरण, हरित ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, ऐसे कई सारे बहुपक्षीय जो अलग अलग सेक्टर हैं उन पर भी चर्चाएं हुई हैं। इसके साथ ही आर्कटिक जो क्षेत्र है, नार्डिक क्षेत्र है, उसके साथ जो भारत की साझेदारी हो सकती है उस पर भी चर्चा हुई थी। तो इस तरह से कई सारे जो विषय हैं उन पर चर्चा देखने को मिली है। और इसी के संदर्भ में देखें तो अब जो प्रधानमंत्री हैं वो कहां पर पहुंचेंगे, वो नीदरलैंड जाएंगे। नीदरलैंड भी उनकी जो यात्रा है, उस यात्रा पर जो सेमीकंडक्टर है उस पर उच्च तकनीक के सहयोग पर कुछ खास बातें हो सकती हैं। नीदरलैंड यूरोप में भारतीय निर्यात के लिए देखें तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के तौर पे जाना जाता है। साथ ही देखें तो जो नीदरलैंड है, ये प्रमुख जो यूरोपीय आर्थिक साझेदार हैं उनमें से एक है। तो इस तरह से क्या है कि इस प्रकार की कई सारी जो यात्राएं हो रही हैं, इनके पीछे कई सारे उद्देश्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जैसे कि भारत नार्डिक जो शिखर सम्मेलन है, ये इससे पहले देखें तो प्रधानमंत्री इस सप्ताह डेनमार्क, फिनलैंड के जो नेता हैं उनसे पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये अहम यात्रा मानी जा रही है भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसमें कुछ खास अहम कह सकते हैं कि मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और उससे जुड़े हुए कुछ अहम फैसले, कुछ अहम ऐलान किए जा सकते हैं। तो इस कारण से ये पूरा जो विषय है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इन सभी मुद्दों में देखें तो जो हम बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ सीरीज के तहत कि जिन देशों की यात्रा होने की बात कही जा रही है, उसमें जो पहला देश है वो है क्रोएशिया। तो थोड़ा सा क्रोएशिया के बारे में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो जो क्रोएशिया है, ये देखिए इसकी जो अवस्थिति है ये कहाँ पर, किस कंटिनेंट में है, तो ये जिस महाद्वीप में है उस महाद्वीप का जो नाम है वो यूरोप है। तो यूरोप के महाद्वीप के अगर दक्षिण पूर्व में आएंगे, इस महाद्वीप के आप देखिए दक्षिण अगर पूर्व में आएंगे तो ये आपको जो देश देखने को मिलेगा यही क्या है, ये क्रोएशिया है। बाल्कन प्रायद्वीप के आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में ये अवस्थित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण देश है। और इसके अगर भौगोलिक अक्षांशीय और देशांतरी दृष्टिकोण से बात करें तो ये पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अगर इसके अक्षांशीय और कह सकते हैं कि देशांतरी अवस्थिति की बात करें तो इसकी जो अवस्थिति है ये क्या है, किस गोलार्ध में देखने को मिलेगी, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में इसकी जो अवस्थिति है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बेसिक जानकारी ये हो गई। इसका जो क्षेत्रफल है वो 56,559 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल भी आप देख सकते हैं 56,559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला तो बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण देश है। और इसकी जो सीमा है आप देख सकते हैं कि इधर इटली की अवस्थिति है। तो एक तरह से देखेंगे तो अब इसके थोड़ा सा लार्ज मैप पे हम देखने का प्रयास करेंगे तो और जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है कि जो क्रोएशिया है इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसके जो सीमावर्ती देश हैं इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं कि जो क्रोएशिया है इसकी जो सीमा है ये किन देशों से लगती है। तो देखिए अगर देशों की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 देश आपको देखने को मिलेंगे जिनकी सीमा किससे लगती है। तो यहाँ पर ये क्रोएशिया का पूरा मैप आपको देखने को मिलेगा। एक एक करके हम खोजने का प्रयास करेंगे कौन कौन से देश हैं जिनकी जो सीमा है वो क्रोएशिया से लगती है। तो देखिए एक देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहला देश आपने सर्च कर लिया, मोंटेनेग्रो। तो पहला जो देश है वो आपने सर्च कर लिया मोंटेनेग्रो। तो पहला देश ये हो गया।
दूसरा देश देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो यहाँ पर आपको देश देखने को मिल गए 2 और 3। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण देश देखने को मिलेगा, सर्बिया। तो आपको चौथा देश यहाँ पर देखने को मिल गया, सर्बिया। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर देश देखने को मिलेगा, जो कौन सा देश है, तो ये आपको हंगरी आपको देखने को मिला। तो इस तरह से 1 2 3 4 और इसके साथ ही एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आपको देश यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्लोवेनिया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो कितने देश हो गए, तो यहाँ पर आपको कुल 5 देश देखने को मिले, जिनकी जो सीमा है वो क्या होती है कि वो क्रोएशिया से लगती है। इधर से देखिए, मोंटेनेग्रो आपको एक देश देखने को मिला, यहाँ पर जो बोस्निया और जो हर्जेगोविना है ये दूसरा देश आपको देखने को मिला। तीसरा देश अगर देखेंगे तो यहाँ पर सर्बिया आपको देखने को मिला, तो तीसरा देश यहाँ पर आपको मिल गया। चौथा देश यहाँ पर हंगरी देखने को मिला, और 5वां देश यहाँ पर आपको कौन सा देश देखने को मिला, तो स्लोवेनिया देखने को मिला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाले जो देश हैं उनके बारे में हमने देखा। यहाँ पर देखेंगे तो जो क्रोएशिया है वो क्या है कि एक तरह से इधर देखेंगे तो ये इटली की अवस्थिति है, और बीच में जो कौन सा सागर है वो एड्रियाटिक सागर है। तो क्रोएशिया इटली के साथ देखें तो जो समुद्री सीमा है वो क्या करती है, वो साझा करती है। तो समुद्री जो सीमा है वो इटली के साथ क्रोएशिया साझा करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हमने देखा। अब थोड़ा सा इसके भूआकृतिक जो संरचना है उस पर हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो अगर भौतिक मानचित्र पर देखें, थोड़ा सा इसे हम क्लियर करते हैं और फिर और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये पूरा क्रोएशिया का क्या है, मानचित्र है, और इस मानचित्र को आप देखेंगे तो इसका जो पूरा क्षेत्र है उसमें काफ़ी विविधता आपको देखने को मिलेगा। विविधता कहने का मतलब क्या है कि यहाँ की जो भू आकृतिक संरचना है वो समान नहीं है। कहीं आप देखेंगे तो मैदान है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं आप देखेंगे तो पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ इलाके ऊंचे नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ की जो पूरी संरचना है उसमें काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर वाले जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम वाले जो अधिकांश क्षेत्र हैं, ये अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों की तुलना से देखें तो ये क्या है, उपजाऊ है, फर्टाइल है, अधिक समतल मैदान है। लेकिन तट के जो किनारे हैं आप देखेंगे कि ये वाले जो किनारे हैं ये अपेक्षाकृत क्या है, निचले पहाड़ी और इस तरह के जो छिछले जो कटे फटे क्षेत्र हैं उस रूप में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण लोकेशन है उनकी अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण है, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो पर्वतीय क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो उपस्थिति है ये पूरा आपको क्रोएशिया में देखने को मिलेगा। दिनारिक एल्प्स ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं पर्वत है, और कुछ इसके कई सारे जो पर्वत चोटियां हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें अगर देखेंगे तो वेलविट, ये इसकी छोटी पहाड़ी पर्वतीय इसमें अवस्थित है। बेलिका जो कपेल है ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इसका विस्तार की बात करें तो ये पूरे देश में दिनारिक जो एल्प्स पर्वत का है उसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और इसी में आप देखेंगे तो सबसे जो हाईएस्ट प्लेस है, सबसे अधिक ऊंचाई पर जो अवस्थित जो प्लेस है वो भी इस दिनारिक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, इधर आप देखेंगे इसके पश्चिम में आएंगे जहाँ पर एड्रियाटिक सी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि क्रोएशिया के एक तरह से देखें तो दक्षिण पश्चिम में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक डाल्मेशियन जो तट है, ये देखिए डाल्मेशियन जो कोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। कई बार ये प्रश्न पूछा है कि इसकी अवस्थिति क्या है। तो जो डाल्मेशियन तट है इसके साथ जो क्रोएशिया है, क्रोएशिया का जो पूरा ये अपतटीय जो भूमि है, ये क्या है, अपतटीय जो भूमि है ये आपको देखने को मिलेगी। अपतटीय भूमि द्वीप की भूमि के देखें तो पहाड़ी जो चट्टानी और यहाँ पर खड़ी अवस्थिति दर्शाने का काम करती है। तो ये इसके बारे में बेसिक जानकारी है। यहाँ पर एक दो और चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पर अगर झील की बात करें तो एक दो महत्वपूर्ण जो झील है वो आपको देखने को मिलेगी। जो वरना झील है वो आपको देखने को मिलेगी। नदी की बात करें तो यूरोप की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है, देखिए
यहाँ पर जो यूरोप की दूसरी जो सबसे लंबी नदी है वो यहाँ पर आपको प्रवाहित होते हुए दिखेगी। वो नदी कौन सी है? तो वो नदी डेन्यूब नदी है। तो देखिए यहाँ पर डेन्यूब नदी आपको देखने को मिलेगी। और ये जो नदी है, डेन्यूब जो नदी है, ये यहाँ पर देखिए कि इधर सर्बिया है, इधर क्रोएशिया है। तो ये जो नदी है ये क्या करती है? तो ये नदी यहाँ पर क्रोएशिया और जो सर्बिया है, क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो भी बनाने का काम करती है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि फैक्ट हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में कौन सी नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी जो नदी है यहाँ पर डेन्यूब, वो क्या करती है कि यहाँ पर पूर्वोत्तर में आप देखिए तो क्रोएशिया के अगर उत्तर पूर्व में आएंगे तो यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो बनाती है। अन्य जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, देखिए क्राका नदी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये यहाँ की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है। सावा जो नदी है ये यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है। ड्रावा जो रिवर है वो भी यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो ये यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो शहर है वो आपको देखने को मिलेगा, जाग्रेब। ये क्या है? ये क्रोएशिया की राजधानी है और ये जो सावा नदी है इसी के तट पर ये अवस्थित कह सकते हैं कि यहाँ पर ये राजधानी शहर है। ये जो शहर है जाग्रेब, ये क्रोएशिया का प्रशासनिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, आर्थिक, परिवहन का केंद्र माना जाता है। तो ये विभिन्न जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके केंद्र के रूप में ये राजधानी शहर है। और यहीं पर मेदवेदिका जो पर्वत है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस थे जिनके बारे में हमने देखा कि क्रोएशिया और उसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कहाँ पर है। अब दूसरा जो देश है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, वो नॉर्वे है। नॉर्वे की बात करें कि इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कहाँ पर है, तो जो नॉर्वे है ये मूल रूप से देखेंगे तो जो स्कैंडिनेवियाई जो प्रायद्वीप है उसके पश्चिम के आधे भाग में स्थित है। तो यहाँ पर आप देखिए ये इसकी अवस्थिति है। इधर आप आएंगे तो ये क्या आपको देखने को मिल रहा है? नॉर्वेजियन सी देखने को मिल रहा है। और इसके उत्तर में आएंगे तो आपको उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी देखने को मिल रहा है। यहीं पर ये जो देश है आपको देखने को मिलेगा, कौन सा देश है? ये नॉर्वे है। उत्तर यूरोपीय देश है। आप देखिए ये किस कंटिनेंट में है? तो यूरोप में है। और यूरोप के किस भाग में है? तो उत्तरी यूरोप में ये अवस्थित बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि देश है। अगर इसके भौगोलिक अवस्थिति की बात करें अक्षांश और देशांतर के दृष्टिकोण से देखें तो एक तो ये उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित बड़ा ही एक महत्वपूर्ण देश है। और दूसरी तरफ अगर देशांतर अवस्थिति की बात करें तो ये पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो ये इसके बारे में भौगोलिक अवस्थिति हमने देख ली। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी जो सीमाएं हैं वो किन क्षेत्रों से लगती है, यानी कि इसकी जो सीमाएं हैं वो किन देशों से लगती हैं, तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा मैप का हम सहारा लेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से देश हैं जिससे ये अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए ये पूरा क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सा देश? तो आप देख रहे हैं नॉर्वे। अब नॉर्वे की जो सीमा है इधर इसके पूरब में आप देखेंगे तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण देश आपको यूरोपीय देश देखने को मिलेगा, कौन सा? तो स्वीडन। तो पहला जो देश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो स्वीडन क्या करता है? अपनी जो सीमा है वो नॉर्वे से साझा करता है। इसके अलावा कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं किससे लगती हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नॉर्वे से लगती है। तो स्वीडन, फिनलैंड और रूस। तो देखिए इधर अगर आएंगे तो आपको एक देश देखने को मिलेगा जो रूस है। तो रूस की जो सीमा है वो किससे लगती है? तो वो आपके नॉर्वे से लगती है। और जो तीसरा देश आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा फिनलैंड। जैसे नोकिया जो मोबाइल कंपनी थी, कहा जाता था कि बड़ा ही चर्चा में रहती थी, नंबर 1 कंपनी थी, वो किस देश की कंपनी थी? तो फिनलैंड की थी। तो वही वाला ये देश है। तो 3 महत्वपूर्ण जो देश हैं उनसे अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो ये साझा करता है। किनसे? तो इधर देखेंगे तो स्वीडन, दूसरा फिनलैंड और तीसरा रसिया। तो 3 देशों से जो नॉर्वे है ये अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जो जलीय क्षेत्र है, तो देखिए इधर आप आएंगे तो नॉर्वेजियन सी देखने को मिलेगा। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये अटलांटिक ओशियन का क्षेत्र माना जाता है। और इसके अगर पूरब में आएंगे तो ये पूरा जो स्थलीय अलग अलग जो देश हैं
जैसे स्वीडन है, इधर आएंगे तो आपको फिनलैंड और रसिया के जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ कई सारे जो सागर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बैरेंट सागर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे तो नॉर्वेजियन सागर हमने दिखा है वो आपको देखने को मिलेगा। कई सारे जो फोर्ट हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए इधर से आप देखेंगे तो जो नॉर्थ सी है यहाँ पर कई सारे जो फोर्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। पूरा जो तटीय क्षेत्र है वो कटा फटा है और इस कारण से देखें तो यहाँ पर नॉर्वेजियन सागर, उत्तरी सागर और दक्षिण में इसके गारक जो जल डमरू है मध्य, उससे पूरा ये घिरा हुआ इसका क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ की जो महत्वपूर्ण कुछ अन्य जो लोकेशन है जो आपको जानने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जो झील है वो आपको देखने को मिलेगी। कौन सी झील आपको देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर यहाँ की सबसे जो महत्वपूर्ण झील है यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा लेक मजोसा। ये यहाँ की सबसे बड़ी झील के तौर पे जाना जाता है। ये जो पूरा देखें तो यहाँ पर जो नॉर्वे का क्षेत्र है इसका जो पश्चिम का पूरा जो तटीय क्षेत्र है इसको आप देखेंगे तो अपेक्षाकृत ये कटा फटा एक तरह से दांतेदार आकृति में देखने को मिलेगा। तो पश्चिमी जो तटरेखा है नॉर्वे की, यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे जो फ्योर्ड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, पहले हमने बताया, और दर्जनों गहरे इंटेट जो फ्योर्ड्स हैं वो उनका विस्तार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और पूरा जो उत्तर से दक्षिण का क्षेत्र है यहाँ पर आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण रूप से एक तरह से ये पूरा जो क्षेत्र है ये उत्तर से दक्षिण, ये एक तरह से पहाड़ी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। जो स्कैंडिनेवियन जो पर्वतीय या पहाड़ी जो है उसका जो विस्तार है ये उत्तर से दक्षिण देखने को मिलेगा। तो ये जो पर्वत है, इस स्कैंडिनेवियन जो पर्वत है इसका जो विस्तार आप देखेंगे ये उत्तर से दक्षिण पूरे नॉर्वे में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ के ये जो महत्वपूर्ण जो लोकेशन है उसके बारे में हमने बात किया। दूसरी झील हमने देख ली। इसके अलावा अगर नदी की बात करें कि नॉर्वे में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो देखिए यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ग्लामा जो रिवर है ये यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी आपको देखने को मिलेगी। लैगन जो रिवर है वो भी यहाँ की महत्वपूर्ण जो नदी है उसमें शामिल की जाती है। इसके अलावा उत्तर में एक दो जो छोटी नदियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेगी। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे में जो ओस्लो है आप देखिए इसके दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। ये ओस्लो जो शहर है ये क्या है? ये यहाँ का राजधानी शहर है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, औद्योगिक दृष्टिकोण से देखें, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें, आर्थिक केंद्र के रूप से देखें तो ये जो ओस्लो है ये नॉर्वे का सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। यूरोप में महत्वपूर्ण जो भी समुद्री व्यापारिक केंद्र है या कहें तो समुद्री जो उद्योग है वो ओस्लो में स्थापित है। तो इस कारण से इसकी जो उपस्थिति है वो यूरोप के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये हमने देख लिया नॉर्वे के बारे में। अब तीसरा जो देश है वो नीदरलैंड है। नीदरलैंड भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ भी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं और कुछ बड़े जो फैसले हैं, जो ऐलान है वो किए जाने हैं। तो थोड़ा सा नीदरलैंड के बारे में हम देख लेंगे। नीदरलैंड की जो स्थिति है आप देख सकते हैं, ये भी क्या है, एक यूरोपीय देश है। और कहाँ पर देखने को मिलेगा? ऊपर देखिए नॉर्थ सी आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्थ सी के दक्षिण में आएंगे तो यहीं पर ये यूरोपीय देश आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये भी अवस्थित है। तो ये भी आप देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी जो गोलार्ध है उसमें ये अवस्थित है। इसके अलावा देखें तो इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है कि कौन कौन से देश हैं जिससे ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो देखिए नीदरलैंड की जो पूर्वी सीमा है इधर देखेंगे तो आपको ये जो देश देखने को मिल रहा है वो कौन सा देश देखने को मिल रहा है? तो नीदरलैंड की जो पूर्वी जो क्षेत्र है ये किस देश से लगता है? तो ये जर्मनी से इसकी पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो साझा होती है। दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बेल्जियम देखने को मिलेगा। तो दक्षिण में ये बेल्जियम से अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो साझा करता है। और उत्तर पश्चिम में आएंगे तो इधर वाला जो पूरा क्षेत्र है ये नॉर्थ सी का जो जलीय क्षेत्र है उस रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से देश हैं जिनसे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। तो ये हमने देख लिया। नीदरलैंड की जो समुद्री सीमाएं हैं वो आप देखेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस से भी साझा होती हैं। तो वो समुद्री सीमा साझा होती है, लेकिन मूल रूप से देखेंगे कि किन देशों से इसकी स्थलीय जो सीमा है वो साझा होती है। तो वो दो ही देश हैं, पहली जर्मनी, दूसरा बेल्जियम।
तो ये हमने इसके बारे में देखा। भू आकृतिक अगर अवस्थिति या इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है उसके बारे में देखें तो सामान्य तौर पे जो ये यहाँ पर नीदरलैंड की हम बात करें, कभी कभी इसे हॉलैंड भी बोल दिया जाता है। तो उत्तर पश्चिमी यूरोप में अवस्थित बड़ा ही एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जर्मनी और बेल्जियम से लगती है। इधर देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में जो नॉर्थ सी है उससे ये अपनी जली जो सीमा है वो साझा करता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो देश का जो कुल क्षेत्रफल है वो बहुत बड़े क्षेत्र में अवस्थित नहीं है, लेकिन यहाँ पर अवस्थित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण देश माना जाता है। इस यहाँ पर अगर बात करेंगे जो पूरा नीदरलैंड है इसके यहाँ की अवस्थिति के बारे में, तो नीदरलैंड में 3 जो प्राथमिक भौगोलिक क्षेत्र हैं उनमें लोलैंड, बेलुवे और यूट्रेक्ट, यानी कि अगर बात करेंगे कि सबसे जो उत्तर वाला जो पार्ट है उसे क्या बोला जाता है तो उसे लोलैंड या निम्न भूमि कहा जाता है, निम्न भूमि या लोलैंड कहा जाता है। और जो बीच वाला मध्य वाला जो भाग है उसे क्या बोला जाता है तो उसे बोला जाता है बेलुवे, यूट्रेक्ट्स, हिल रिज। और जो सबसे साउथ वाला जो पार्ट है वो अपेक्षाकृत यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा सेक्टर है जो यहाँ का नीदरलैंड का उसे क्या बोला जाता है लिम्बर हिल्स। ठीक है, थोड़ा सा बात करेंगे कि इसके जो सबसे उत्तर वाला जो पार्ट है, ये वाला देखिए, ये वाला जो पार्ट है नीदरलैंड का, ये क्या है कि एक तरह से देखें तो इसकी खास विशेषता क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर वाला, ये अपेक्षाकृत क्या है अन्य जो इसके भाग है नीदरलैंड में उनकी अपेक्षा ये समतल है। जो देश के अधिकांश भाग को देखो तो ये कवर करता है उत्तर वाला भाग, ये अपेक्षाकृत समतल देखने को मिलता है। मुख्य रूप से समतल भूभाग से ये बना हुआ क्षेत्र है और इस क्षेत्र में देखें तो अधिकांश भाग जो है वो समुद्र तल से ऊपर आपको देखने को या कुछ जो क्षेत्र है ऊपर या नीचे देखने को मिलते हैं। मध्य वाला जो भाग है जिसे हम क्या बोलते हैं, मध्य वाले भाग को बेलुवे या यूट्रेक्ट बोलते हैं। तो इसकी अगर बात करें तो नीदरलैंड में अगर आएंगे तो ये जो बीच वाला भाग है नीदरलैंड के मध्य भाग में स्थित जो बेलुवे है ये एक तरह से देखेंगे तो फॉरेस्ट वाला एरिया माना जाता है नीदरलैंड का, एक तरह से जंगल वाला क्षेत्र है। हीथलैंड, रेत के जो टीले हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की बीच की जो स्थिति है अपेक्षाकृत अन्य भागों की तुलना में ये एक तरह से देखेंगे तो जंगल या जो रेत के टीले हैं वो देखने को मिलता है। और जो सबसे दक्षिण में है, दक्षिण में जो अवस्थित क्षेत्र है उसे हम क्या बोलते हैं लिम्बर्ग हिल्स बोलते हैं, लिम्बर्ग हिल्स बोलते हैं। इसका कहने का क्या मतलब होता है कि दक्षिण वाला जो पार्ट है तो दक्षिण वाला जो लिम्बर्ग क्षेत्र है ये जो क्षेत्र है यहाँ पर उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिलते हैं और यहाँ भी देखेंगे तो कुछ बहुत ही जो पहाड़ी क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से क्या है कि जो सबसे उत्तर वाला भाग है वो अपेक्षाकृत समतल है, प्लेन है। मध्य वाला जो भाग है इसकी अगर बात करें तो ये जंगल या पर्वत कह सकते हैं कि ये फॉरेस्ट वाला रीजन है, यहाँ पर रेत के कई बड़े बड़े मैदान हैं। और जो दक्षिण वाला क्षेत्र है ये अपेक्षाकृत आप देखेंगे तो ये पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि नीदरलैंड की जो भी भौगोलिक अवस्थिति है या इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में हमने बात की 3 यूरोपीय जो भारतीय प्रधानमंत्री की जो यात्रा होने वाली है, तो 3 जो यूरोपीय देश थे जिन पर हमने बात की, क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड, और इनके बारे में समझने का प्रयास किया कि आखिर इनकी भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर है और इनसे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थितियाँ थी, जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस थे, उन पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।